हमारा टाइम बहुत जाता है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें आज से हमने आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जो आपका सिलेबस है उसका रिवीजन करना शुरू कर दिया है। आज से हम इसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर जो आप बच्चों ने कहा था कि हमें समझना है वो चैप्टर नंबर 6 था। तो पहले इसको करेंगे, त्रिभुज को। अब इस चैप्टर को करने के लिए हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो चलिए पहले तो उन छोटी छोटी बातों को सीखते हैं। देखो, दो चीजें होती है, आकृतियां जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है समरूप आकृति और दूसरी कैसी होती है? कौन बताएगा? एक तो हुई समरूप और दूसरी सर्वांगसम। बिल्कुल बिल्कुल, एक होता है समरूप आकृति और दूसरी होती है सर्वांगसम आकृति। कैसी होती है? सर्वांगसम। अब इनके बीच में क्या अंतर होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो है वो 1 मार्क्स में आ सकता है। सर्वांगसम के बारे में, सर्वांगसम और समरूप के बारे में, ठीक है। तो नंबर 1 देखो, हिंदी में नहीं बोलूंगी, हिंदी में बोलूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बस इंग्लिश में याद रखो कि एक होती है शेप और एक होता है साइज, ठीक है। एक होती है शेप और एक होता है साइज। शेप का मतलब उसकी आकृति कैसी है, वो किस तरह का है, वो दिखने में कैसा है, और साइज मतलब उसका कितना चौड़ाई लंबाई, वो उसका साइज हो गया, ठीक है। शेप मतलब कि भाई वो कैसा है, वो वृत्ताकार है, वो त्रिभुजाकार है, वो वर्गाकार है, वो आयताकार है, उसकी शेप कैसी है, ठीक है। और साइज का मतलब हुआ कि वो कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना कैसा है। क्लियर सभी को इन दोनों में अंतर? शेप क्या हुआ और साइज का मतलब क्या हुआ? यस मैम। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक आकृति बनाऊं, जैसे मान लो मैंने एक कोशिश तो की है वर्ग बनाने की, पर आयत ना बन जाए ये, ठीक है। ये मेरे नजर में वर्ग है। तो ठीक है, अब देखो ये मैंने यहाँ पे एक वर्ग बनाया और इसको जो है वो थोड़ा सा अगर मैं बड़ा कर दूं, ठीक है, इसको ऐसे बड़ा कर दूं और इसको जो है वो, चलो इसको इतने रहने देते हैं। तो इनको अगर मैं ऐसे कर दूं तो मुझे बताओ कि इनकी जो शेप है वो कैसी है, ठीक है। इनकी जो शेप है वो कैसी है? सेम है। सेम है। कौन सी शेप है इनकी? कैसे है ये? दोनों स्क्वायर। वर्गाकार, ठीक है। दोनों स्क्वायर है, दोनों ही वर्गाकार है। तो अगर हम बात करें शेप की, तो शेप दोनों की वर्गाकार है, स्क्वायर है। और अगर हम बात करें साइज की, तो इनका साइज सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है, साइज इनका अलग है। शेप इनकी सेम थी। शेप क्या थी इनकी? सेम थी कि दोनों कैसे थे, दोनों जो है वो वर्ग के आकार के थे, लेकिन साइज दोनों का अलग अलग था। तो इनको क्या तब मैं समरूप बोल सकती हूँ? क्या ये समरूप होंगे? नो मैम। नो मैम। नहीं होंगे, पता नहीं ठीक है। मैम। होंगे। तो कैसे होंगे? अभी इसने कहा होंगे, तो बताओ कैसे होंगे? मैम क्योंकि एंगल देखते हैं, एंगल और शेप देखते हैं। चलो अभी एंगल और शेप रहने दो। अभी बस इतना ही बताओ कि अगर मैम आपको समरूप है। एंगल और वो दिया ही ना हो, जो आप कह रहे हो कि एंगल दिया ही ना हो, बस दो ही चीजें दी हो, शेप और उसका साइज, तो फिर क्या करोगे? देखो, इसका नाम है समरूप। समरूप को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो इंग्लिश में इसको कहते हैं सिमिलर। ठीक है। जब भी किसी चीज को समरूप कहा जाता है या सिमिलर कहा जाता है, तो आपने बस ये देखना है कि उनकी शेप कैसी है। अगर ये दोनों ही वर्ग है, ये दोनों ही वर्ग के आकार के, और अगर हम बात यहाँ पे एंगल की भी कर ले, चलो एंगल को भी अगर नहीं छोड़ना है, एंगल की भी बात कर ले, तो हमें पता है वर्ग के चारों एंगल 90-90 डिग्री के होते हैं। तो ये भी 90 डिग्री का, 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 ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। और बात करें भुजाओं की, तो मैंने इसी वाले वर्ग को बस थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इस वाले वर्ग को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, तो इसकी जो ये वाली भुजा थी ये भी बढ़ गई, ये वाली भुजा भी बढ़ गई, ये वाली भुजा भी बढ़ गई, और ये वाली भुजा भी बढ़ गई। अब बताओ, अब कहोगे समरूप? नो मैम। यस मैम।
यस मैम। अभी भी नहीं कहोगे तो फिर कब कहोगे? जी हाँ, ये समरूप है। समरूप का मतलब होता है कि इनकी शेप सेम होनी चाहिए। इनका जो आकृति है, जैसे कि ये वर्गाकार है तो इनका वर्ग है ना दोनों ही, तो ये दोनों एक ही आकार के होने चाहिए, एक ही शेप के होने चाहिए। साइज सेम होना जरूरी नहीं है, शेप सेम होनी चाहिए। अगर वर्ग है पहला तो दूसरा भी वर्ग होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं, मैंने ऐसे यहाँ पे त्रिभुज बनाया और इसी को अभी हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करके एक अलग त्रिभुज बनाएंगे। जैसे मैंने देखो क्या किया, मैंने जो है वो इसी को कॉपी किया और यहाँ पे ओहो तो गलत हो गया, इसी को अगर हम अभी कॉपी करें, ठीक है, तो इसको ले आते हैं नीचे और इसको अगर मैं इसका बस साइज बढ़ा दूं, है तो ये यही, ठीक है, बस इसको मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, बड़ा कर दिया, है तो त्रिभुज ही ना। तो अब बताओ क्या अब कहोगे इसको समरूप? इन यस दोनों मैम। को, इन दोनों को, बिल्कुल। तो ये समरूप है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि समरूप क्या होता है। समरूप का मतलब होता है कि शेप सेम होनी चाहिए, आकार चाहे अलग भी हो चलेगा लेकिन शेप अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये मैंने पूछा था आपको कि क्या ये दोनों एक दूसरे के समरूप है, आपने कहा हाँ है। क्या ये दोनों समरूप है? जी हाँ, ये दोनों भी है। अब मान लो मैं आपको पूछूं कि अब आपने बताना है कि जो ये दोनों है क्या ये समरूप होंगे? जो आपको आकृति दिख रही है इसमें नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसकी बात करें तो ये आकार कैसा है, ये वर्गाकार है, और नीचे वाले की बात करें तो ये कैसा है, ये त्रिभुजाकार है। जब इनका आकार, जब इनकी शेप ही बदल गई, शेप ही डिफरेंट हो गई, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? समरूप नहीं कह सकते। साइज अलग हो चलेगा लेकिन शेप अलग नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान में रखा करो इन चीजों को, क्योंकि ये आपको आगे काम आएंगे, ठीक है। इस चैप्टर का नाम ही है त्रिभुज, और त्रिभुज में आपको समरूप का पता होना चाहिए, स्पेशली त्रिभुज के समरूप का। अब बात करें सर्वांग सम की, तो सर्वांग सम जो है वो तो अलग ही लेवल का होता है भाई। सर्वांग सम को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो कोई मुझे बताएगा कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सर्वांग सम अगर किसी को बोलना है तो उसके शेप और साइज में क्या रिलेशन होना चाहिए? साइज भी सेम होना चाहिए। एंगल्स बराबर होने चाहिए, साइड। ठीक है। नंबर 1 बात करें शेप की और नंबर 2 बात करें साइज की, तो ये दोनों ही सेम होने चाहिए सर्वांग सम होने के लिए। सर्वांग समता कहती है अगर ये दोनों सेम है तभी सर्वांग सम कहना, अदरवाइज इसको सर्वांग सम मत कहना। लेकिन समरूप कहता है कि चलो साइज डिफरेंट हो जाए, साइज से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शेप जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, फिर इसका उदाहरण करेंगे सर्वांग सम का, फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब इसको, इसका अंतर मैंने आपको बस 2 इसमें समझा दिया फटाफट से कि अगर किसी चीज को सिमिलर होना है तो शेप जो है वो समान होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, लेकिन साइज जो है वो उसका समान होना जरूरी नहीं है। साइज का समान होना जरूरी नहीं है। लेकिन वहीं बात करें अगर सर्वांग समता में, तो सर्वांग समता कहती है कि शेप भी सेम और साइज भी सेम जरूरी नहीं है, ठीक है। किसका? साइज का। आकार का सेम होना जरूरी नहीं, आकार मतलब कि जो आमाप होता है आपका, मतलब कि लंबाई चौड़ाई, उसका सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन शेप जो है उसका सेम होना जरूरी है। लेकिन सर्वांग समता ने क्या कहा कि अगर आप यहाँ पर एक वर्ग बना रहे हो, सर्वांग समता ने कहा अगर आपने यहाँ पर एक वर्ग बनाया तो उसका बिल्कुल कॉपी पेस्ट ऐसा, बिल्कुल यही चीज जो है वो होनी चाहिए, ना तो इससे बड़ी ना तो इससे छोटी, बिल्कुल बराबर। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो ये दोनों सर्वांग सम है। कैसे हैं? ये दोनों सर्वांग सम है। बताओ अभी क्लियर हुआ सर्वांग सम का उदाहरण? यस मैम। ठीक है, सब चीज सेम है ना मैम इसमें? सेम, बिल्कुल सेम। मतलब एक इतना सा कोना भी अलग नहीं होना चाहिए, इतना सा कोना भी अलग हो गया तो वो सर्वांग सम नहीं होगा। पूरा सर्वांग सम होना चाहिए, जैसा ये बिल्कुल वैसा ये, मतलब जुड़वा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बिल्कुल जुड़वा, ठीक है। अच्छा, ये तो सर्वांग सम हो गया। अच्छा, इसको हम समरूप भी कह सकते हैं क्या? सोचो जरा। नो मैम। क्यों? ये भी वर्ग है, ये भी तो वर्ग है, फिर दिक्कत क्या आई? क्यों आपको लगता है कि ये नहीं होगा? साइज डिफरेंस होना चाहिए था। क्या हो गया? मैम साइज डिफरेंट होना चाहिए था।
साइज कहाँ डिफरेंट है, साइज तो सेम ही है ना, साइज डिफरेंट कहाँ है? डिफरेंट होना चाहिए था। नहीं, समरूपता कहती मैम है, हाँ बोलो। मैम समरूप सर्वांगसम समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप सर्वांगसम नहीं हो। देखो इतनी बड़ी बात बोल दी संजीव, इतनी बड़ी बात अभी थोड़ी बोलनी थी, ये तो मैं बाद में पूछती है, पर चलो ठीक कहा। देखो समरूपता ऐसा थोड़ी कहती है कि हर बार साइज को अलग करो, समरूपता कभी ऐसा नहीं कहती। समरूपता बिल्कुल सिंपल सी बात कहती है कि मुझे शेप से फर्क पड़ता है, शेप अगर सेम है तो उसको समरूप बोल दो, साइज अगर सेम है चलेगा, सेम नहीं है तो भी चलेगा, साइज से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, शेप से फर्क पड़ता है, अगर ये वर्ग है तो ये भी वर्ग होना चाहिए, हाँ इस वर्ग की का आकार कैसा है, मतलब ये कितना लंबा कितना चौड़ा कितना क्या, उससे समरूपता को फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों बराबर है समरूपता तब भी खुश है, अगर ये दोनों इनका जो साइज है वो अलग हो गया समरूपता तब भी खुश। समरूपता कहती ही नहीं कि इनको सेम करो या अलग करो, समरूपता कहती है कि शेप अगर सेम है तो साइज के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, साइज से मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर्वांग सम कहता है कि शेप भी सेम साइज भी सेम, तो ये सर्वांग सम तो है, साथ ही साथ इसको समरूप भी कहेंगे, क्योंकि समरूप ने कभी नहीं कहा कि हर बार जो साइज है उसको जो है वो चेंज करो, नहीं, वो कहता है अगर साइज सेम तो भी ठीक, अगर साइज डिफरेंट तो भी ठीक, लेकिन शेप सेम होनी चाहिए। बताओ अभी क्लियर हुआ समरूप और सर्वांग सम का? यस मैम। अभी क्लियर हुआ? चलो तो एक आखिरी एग्जांपल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक आखिरी एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पर अब एक आयत बनाते हैं, ठीक है? एक आयत बनाते हैं, तो आयत बनेगा ऐसा, रेक्टेंगल ऐसा बनेगा कुछ, अब इसका बताओ ये क्या है, मतलब ये कैसा है, ये समरूप है कि सर्वांग सम है? समरूप। ठीक है, क्या ये सर्वांग सम भी है? नो नो मैम। मैम। क्यों? क्यों नो नहीं? मैम बड़ा है, समरूप। छोटा है। का साइज और शेप सेम नहीं है। बिल्कुल, मैम, इसकी आकार शेप और सेम है, आकार- देखो ऐसा मत बोलो शेप सेम नहीं है, शेप सेम है, ये भी आयत है और जो दूसरा बनाया है वो भी आयत है, लेकिन शेप तो सेम है, पर फर्क कहाँ आया? माप में। साइज साइज में। ठीक है, किसमें आया फर्क? साइज में। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये समरूप तो है, क्योंकि समरूपता कहती है अगर शेप सेम तो साइज से मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये भी आयत है और वो भी आयत है तो मुझे जो है वो साइज से फर्क नहीं पड़ता, वो समरूप होगा। लेकिन सर्वांग सम ने कहा कि मुझे तो शेप भी सेम चाहिए और भाई साइज भी सेम चाहिए, जो कि सिर्फ यहीं पर था, जो वर्ग था इसका साइज और शेप दोनों सेम थी, इसलिए हमने इसको सर्वांग सम कहा और समरूप भी कहा, क्योंकि समरूप तो होता ही होता है। लेकिन इस वाली कंडीशन में हम इसको समरूप तो कह सकते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं कह सकते, ठीक है? तो बस ये थोड़ा सा फर्क होता है, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो फटाफट से। इसको मैं लिख लूं पहले पूरा, अभी मत लेना, ये समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं है, ठीक है? क्योंकि बहुत से बच्चे सर्वांग सम और समरूपता को सेम समझ जाते हैं, ये सेम नहीं होता, ये अलग अलग होता है। तो ये समरूप तो है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। यहां तक सभी को क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो। नो डाउट मैम। क्या हो गया? नो मैम। ओके, नोट कर लिया कॉपी पे, ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। समरूप और सर्वांग सम तो सीख लिया। अब यहां से हमने, जो कि संजीव ने पहले ही बता दिया था, यहां से हमने सीखा कि जितनी भी इस संसार में, इस मैथ में जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं वो समरूप तो होती हैं। जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं उनको हम समरूप तो कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर समरूप आकृति सर्वांग सम हो। जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं उनका साइज भी सेम होगा, शेप भी सेम होगी, तो वो सर्वांग सम भी बन गया, और जो सर्वांग सम है वो समरूप भी होगा ही होगा। लेकिन जो आकृतियां समरूप है, जिनका शेप सेम है बट साइज अलग है, वो समरूप है, तो इस वजह से वो सर्वांग सम नहीं हो सकती। हमेशा नहीं ऐसा होगा, हमेशा मत कहना कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम ये होता है। अगर कोई आकृति समरूप है तो वो सर्वांग
सर्वांग सम हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई आकृतियां सर्वांग सम है तो वो समरूप होगी ही होगी। इस लाइन को भी अपनी कॉपी पे नोट करना है, चाहे तो अपनी बुक में ढूंढ लो, बुक में ये था कहीं ऊपर, तो मुझे याद नहीं है कहाँ जैसे था, बट ये आपकी बुक से मैंने लाइन उठाई है, तो इसको लिख लो, ठीक है। कॉपी पे इसको या तो फटाफट से नोट कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू बनता है, चाहे अभी के लिए पढ़ो चाहे अपने फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ो, यहाँ से एमसीक्यू बनता ही बनता है कि अगर कोई आकृति सर्वांग सम है तो वो समरूप भी होगी, समरूप नहीं होगी, या कुछ और लिख देंगे, ऑप्शन नंबर डी कुछ और लिख देंगे, तो चार में से कुछ एक ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका होगा अगर आकृतियां सर्वांग सम है तो जरूरी नहीं वो समरूप, सॉरी जरूरी है कि वो समरूप हो। अगर आकृतियां सर्वांग सम है तो जरूरी है कि वो समरूप हो, लेकिन अगर आकृतियां समरूप है तो जरूरी नहीं कि वो सर्वांग सम भी होंगी। सभी को समझ आया ये? तो इसको लिख लो, और लिख लिया है तो भाई टाइप करो, बिल्कुल फटाफट से लिखो, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, एक एक लाइन जो है वो बिल्कुल अपने साथ रखनी है, याद भी रखनी है, ठीक है। और इसको हमने समझ लिया है, हमें इसको रट्टा मारने की जरूरत तो है ही नहीं। इस चीज को अभी पीछे सीख के आए हैं कि देखो ये सर्वांग सम था तो ये समरूप भी था, लेकिन ये समरूप था बट सर्वांग सम नहीं था, है ना। तो इस लाइन को हमने सीखा भी है, तो रट्टा रुट्टा नहीं मारना है, अच्छे से समझ के करो। लिख लिया? कोई रहता तो नहीं लिखने वाला? चलो फिर अगली लाइन, हाँ लिख लो लिख लो। जब हो जाएगा तो खुद ही बता देना, ठीक है। लिख लिया मैम। तो अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ साइज और शेप की, सिर्फ साइज और शेप की, मतलब जो छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना कि ये सिमिलर है, इसकी साइज सेम, इसका शेप सेम, उस वैसी बात कर रहे थे। पर अब क्योंकि आप 10th में हो तो आपको गणित के हिसाब से चलना पड़ेगा, और गणित कहता है कि मान रहे हैं कि सेम शेप सेम साइज वाला सेम साइज या डिफरेंट साइज वाला समरूप हो जाता है। लेकिन इसकी एक और परिभाषा है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, इसलिए इस परिभाषा को भी नोट करना है कि अगर आप समरूप तभी बोलोगे, किसी भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप तभी होते हैं अगर उनके संगत कोण बराबर हो तथा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे थे शेप की और साइज की, शेप देख रहे थे, साइज देख रहे थे। साइज से तो फर्क पड़ता नहीं था, फर्क पड़ता था सिर्फ और सिर्फ शेप से। तो शेप देख के बता रहे थे हाँ समरूप हो जाएगा, हाँ समरूप नहीं होगा। पर अब इन्होंने इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अब इन्होंने कहा कि भाई साइज और शेप तो देखो, साथ में कोण और भुजाएं भी देखो। नंबर 1, उनके जो संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए। जैसे कि इसको फटाफट से एग्जांपल की मदद से सीखते हैं। मान लो फिर से वही चीज, यहाँ पे हमने एक बना दिया है वर्ग, ठीक है, एक हमने बना दिया है वर्ग। अब इस वर्ग को अगर हम क्या करें, इसके कोण देखें तो कोण तो हमें पता है अभी 90 डिग्री ही होगा। ये वर्ग बनाओ चाहे कोई भी वर्ग बनाओ, कोण तो वर्ग में 90 डिग्री के ही होते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो चल के जरा उधर, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे भी कोण 90 है, 90 है, 90 है, 90, यहाँ पे भी कोण 90, 90, 90 और ये भी 90, ठीक है। इसको नाम दे दिया A, B, C, D और इसको नाम दे दिया P, Q, R, S। संगत कोण का मतलब जो इस कोने पे एंगल है A उसके संगत एंगल P होगा, जो इस कोने में एंगल A है उसके संगत एंगल P होगा, जो इस कोने में एंगल B है उसके संगत Q होगा, जो इस कोने में एंगल C है उसके संगत R होगा, और एंगल D के संगत कौन होगा बताओ? एंगल D के संगत S, ठीक है। तो ये होते हैं संगत कोण। तो संगत कोण बराबर है क्या? जी हाँ, ये भी 90, सारे के सारे 90 है, तो संगत कोण सारे ही बराबर है। पर मान लो ये है
5 सेंटीमीटर की भुजा, और ये भी 5 की, ये भी 5 की, ये भी 5 की, क्योंकि वृत्त है, वृत्त में ऐसा ही तो होता है, सारी भुजाएं बराबर तो होती हैं। और इसको जब मैंने बड़ा किया, मैंने इस छोटे वर्ग से बड़ा वर्ग बनाया, उसका दुगना कर दिया, तो मान लो ये भुजा 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। इन्होंने कहा कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, हमने कहा हाँ वो तो बराबर ही थे, और इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए, जैसे कि 5 AB जो है संगत भुजा, AB के संगत है PQ, AB और PQ का अनुपात निकालो, कितना आएगा? AB 5 है, PQ 10 है, ये कितना आएगा? 1/2 मैम। 1। और वैसे ही AC और PR का अनुपात निकालो, 1/2। मैम ये भी 1/2। और BD और QS का अनुपात निकालो, मैम 1/2। CD और RS का निकालो, 1/2। तो ये हो गया समानुपाती। ठीक है, इसको कहेंगे समानुपाती, कि जितनी भी भुजाएं थी संगत भुजाएं, जब हमने उनका रेशो निकाला तो वो समानुपाती थी, सभी के रेशो सेम थे। अब अगर यहाँ पे ऐसा होता, कोई आकृति ऐसी होती जहां पे मान लो यहाँ 10 नहीं यहाँ 18 होता, तो फिर जब हम इसको भाग करते, हम करते 5/18, फिर हमारा आंसर कुछ और ही आता। तब हम इसको मना कर देते कि भाई ये समरूप आकृतियां नहीं है, क्योंकि इसकी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती नहीं है। ठीक है, तो अगर भुजाएं समानुपाती हुई और कोण बराबर हुए तो हम उसको कहेंगे हाँ ये समरूप है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भी मना कर देंगे कि नहीं है। तो इसके लिए लिख लो कि भुजाओं की समान संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख लो 2 बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज का मतलब जिसकी भी 2 से ज्यादा भुजा हो, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया, ठीक है, उनको कहते हैं बहुभुज। तो ऐसे 2 बहुभुज तभी समरूप होते हैं, नंबर 1 अगर उनके संगत कोण बराबर हो, नंबर 2 अगर इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। किस अनुपात में हो? एक ही अनुपात में, मतलब सेम अनुपात में। इसको लिख लो, और लिख लिया तो फिर वाई टाइप कर देना, ये भी आपकी बुक में ही था। 6.1 से पहले की जितनी भी लाइनें लिखी हैं उन्हीं में से ये कहीं ना कहीं लाइन थी। ठीक है, हाँ लिख लो फटाफट से। सबने लिख लिया? देन मैम। यस मैम। यस मैम। चलो तो फिर एक क्वेश्चन देती हूँ, वो करना। आपने बताना है इस रूल के हिसाब से ये दोनों आकृतियां समरूप है कि नहीं। यस मैम। बता दो समरूप है। पहले। कहते हो। जी मैम। सबसे पहले बात करते हैं, रुको, सबसे पहले बात करते हैं कोण की। तो क्या सभी संगत कोण बराबर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, समान है। और सबसे पहले तो देखो कोण और ये देखने से पहले तो, कोण और ये देखने से पहले तो इनकी आकृति और आकार देखो। आकृति दोनों की सेम है क्या? यस यस मैम। यस मैम। नो मैम, और मैम कौन नो मैम, आकृति सेम है? आकृति समान, मैम समान नहीं है। आकृति मतलब शेप। मैम समान नहीं है। क्यों? मैम आकृति कहाँ समान है? मैम छोटा बड़ा है ना वो, हम आप अमाप कहा? छोटा वो साइज होता है भैया। छोटा बड़ा ही तो होता है, आकृति तो सेम है। आप लोग चुप हो जाओ, है आप बड़े बन रहे हो। देखो ना, आकृति मतलब शेप। देखो ये 1 2 3 4, ये भी 4 भुजाओं से बना है, ये भी 4 भुजाओं से बना है। इसका भी देखो, ये वाली भुजा से ऊपर को मुड़ी है, इसकी वो ऊपर को मुड़ी है ना। ऐसे कोने में चौंसी बनी है, तो सेम तो है भाई, शेप तो सेम है। जैसे आयत आयत की तरह दिखता है, वर्ग वर्ग की तरह दिखता है, वृत्त वृत्त की तरह दिखता है, तो ये भी तो इसकी तरह ही दिख रहा है ना। देखने में तो दोनों सेम है, दोनों का डिजाइन सेम है, तो उसी को कहते हैं आकृति, उसी को कहते हैं शेप। शेप सेम थी, साइज अलग था। ठीक है, शेप सेम थी, साइज अलग था। हाँ भाई सेम है, बस हो गया, आप ज्यादा मत बोलो। साइज अलग है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आपने संगत कोण देखे, संगत कोण बराबर थे। हाँ बिल्कुल, साइज अलग है पर शेप सेम है। संगत कोण देखो तो भाई 85 85, 70 70, 105 105, 100 100, तो संगत कोण दोनों में बराबर थे। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम संगत भुजाएं क्या एक ही अनुपात में है? अगर आपको लगता है एक ही अनुपात में, तो मुझे अनुपात बताओ। मैम 2.1 का दुगुना 4.2 सही है। 2.4 का 4.8, 1.5 का 3 और 2.5 का 5।
ठीक है, मतलब ये सारे किस मैम सेम है इसका। 1:2 में है। किस किस अनुपात में है? 1:2 में है कि 2.4 एकम 2.4, 2.4 दूनी 4.8, 2.1 एकम 2.1, 2.1 दूनी 4.2, ठीक है। 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5.0, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूनी 3.0। तो मतलब इनका रेशो है 1:2। तो हमने कहा संगत कोण भी बराबर थे, रेशो भी बराबर था, इसलिए हाँ ये समरूप आकृतियां हैं, इनका रूप सेम है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो, इसका रूप सेम है, ये भी इसी शेप की, ये भी इसी शेप का, और बाकी चीजें भी देखी हमने बराबर ही थी, तो फिर हम कहेंगे हाँ ये समरूप है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं आपका, पहले तो एक और चीज सीख लो फटाफट से, कौन कौन सी आकृतियां समरूप होती हैं वो देख लो। कौन कौन सी आकृतियां होती हैं जो समरूप आकृति बन सकती हैं, ठीक है। वर्ग, ठीक है, ट्रायंगल, वर्ग लिखते जाओ, बोलना नहीं है, लिखते जाओ, अरे लिखते जाओ भाई। नंबर 2 आयत, नंबर 3 वृत्त, और नंबर 4 है त्रिभुज। पर कैसा, ठीक है। नंबर 4 है त्रिभुज पर कैसा, उसको देखते हैं। इसको भी उदाहरण से समझते हैं, तभी समझ पाओगे, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। अब त्रिभुज बोला है ना, मान लो मेरे दिमाग में आया त्रिभुज ऐसा, मेरे दिमाग में आया त्रिभुज ऐसा, और किसी और को त्रिभुज बनाने को कहा तो उसके दिमाग में आया त्रिभुज ऐसा। अब क्या ये समरूप हो सकता है? मेरे को इसको क्या ये समरूप हो सकता? अभी बस इतना बताओ, अभी समबाहु को छोड़ो, अब इतना बताओ कि क्या ये दोनों समरूप हो सकते हैं? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि अब इनकी आकृति कह लो, शेप कह लो, सेम नहीं है। क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं बराबर है, लेकिन इसको देखो तो इसकी ये भुजा अलग ही जा रही है, ये वाली अलग ही जा रही है, ये वाली अलग ही जा रही है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका जो है वो कैसा है, समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो त्रिभुज भी ऐसे केस आ जाते हैं कि त्रिभुज भी समरूप नहीं रहते, हालांकि है दोनों त्रिभुज ही, लेकिन फिर भी ये समरूप नहीं है। तो इसलिए जब भी त्रिभुज की बात आएगी कि भाई बताओ कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आपने बस एक ही नाम याद रखना है, समबाहु त्रिभुज। बस एक ही नाम याद रखना है, समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं समबाहु। तो बस वही त्रिभुज है जो समरूप आकृति बना सकते हैं, बाकी अगर और त्रिभुजों की बात करें तो वो समरूप नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी अगर और त्रिभुजों की बात करें तो वो समरूप नहीं हो सकती, क्योंकि किसी की 2 भुजाएं बराबर है, 1 भुजा बराबर नहीं, तो उसके सामने वाले कोई ऐसा त्रिभुज आ जाए जिसकी 1 भुजा बराबर 2 बराबर नहीं, तो ऐसे में तो कुछ भी हो सकता है ना। त्रिभुज के तो बहुत सारे प्रकार हैं, तो उन प्रकारों में सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज है जो समरूप आकृति बना के देगा। उसके अलावा कोई भी त्रिभुज ऐसा नहीं है जो समरूप हो सके, ठीक है। सभी को क्लियर है? यस मैम। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं और करते हैं पहला क्वेश्चन। सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांग सम या समरूप? समरूप। ठीक है, क्योंकि वृत्त है ना वृत्त चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसा मर्जी हो, होगा तो वो वृत्त ही, तो होगा तो वो समरूप ही, क्योंकि शेप हमेशा ही सेम रहेगी, है ना। शेप कैसी होगी? हमेशा ही सेम रहेगी। तो इसलिए सभी के सभी वृत्त जो है वो समरूप होते हैं। सभी, जब सभी की बात कर रहे हैं तो सभी का ध्यान रखना है, ठीक है। सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या सर्वांग सम? तो अभी भी सभी के सभी वर्ग समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, वर्ग अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो समरूप ही, सर्वांग सम तो हो नहीं सकता। सर्वांग सम के लिए तो साइज और शेप दोनों बराबर चाहिए, है ना। तो इसलिए सभी के सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सब समद्विबाहु। अभी बात की हमने समद्विबाहु, कौन बोल रहा है? अभी तो मुझे समद्विबाहु की आवाज दी आई किसी की। समबाहु, ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, सारी भुजाएं बराबर हो, बस वही त्रिभुज समरूप होगा, बाकी की हम गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि सभी कह रहे हैं ना, बहुत सारे केसेस निकल के आएंगे, तो फिर उसको हम नहीं मानते। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत कोण डैश और उनकी भुजाएं डैश बराबर होते हैं कोण तो, और भुजाएं समानुपाती हो। बस माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। समानुपाती। हाँ,
जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी तभी जो है वो क्या होगा आपका, वो संगत होगा। संगत क्या, समरूप होगा। ठीक है, तो ये हमने इसके सारे फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, जो कि अगर आपको डाउट अगर था भी तो अभी क्लियर हो चुका होगा सभी में। अब ये है आपका लिए होमवर्क, मतलब इसको होमवर्क क्वेश्चन में करके लाना, अपनी कॉपी पे ऐसी आकृतियां बनाना और मुझे ग्रुप में भेज देना कि आकृतियां समरूप हो। नंबर 1 ऐसी आकृतियां बना देना जो समरूप होंगी, और नंबर 2 ऐसी आकृतियां बना देना जो समरूप नहीं होंगी। दो दो उदाहरण बनाने हैं। ठीक है, दो दो उदाहरण बनाने हैं, तो सभी इसको बना के अपनी कॉपी का फोटो भेज के फिर मुझे ग्रुप में भेज देना। अभी मत करना, ये काम है जब होमवर्क मिलेगा तब करना, क्योंकि होमवर्क में और भी क्वेश्चन दूंगी, सिर्फ इसी को नहीं दूंगी। ठीक है, एमसीक्यू हो सकते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादातर। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने 6.1 कर दी। ये कर लेते हैं आखिरी। चलो बताओ, बताइए ये जो चतुर्भुज है ये समरूप है कि नहीं है? नो मैम। क्यों? नो नो मैम। कारण? आई मीन नो मतलब कारण बताओ। मैम ये तो 90 डिग्री का है और ये साइड वाला PQR वाला है, इसमें कोई कोण नहीं दे रखा है। एक तो कोई क्या बात कर रहा है, बात घर पे कर रहे हैं लेकिन माइक ऑन रखा है, तो फिर ऑफ रखो माइक, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही बाकी बच्चों की। अगर आंसर देना है तो ऑन करो, लेकिन अगर आंसर नहीं कर रहे, आपस में बात कर रहे हो तो फिर मत करो माइक ऑन। ठीक है, रुको। आकृति अलग है इसकी। मैम आकृति अलग नहीं है। मैम एक में तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है और एक में 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। ठीक है, थी इसमें 4 ही भुजाएं है ना। अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह से आयत क्या वर्ग का ही काम करेगा, लेकिन वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि इसके कोण नहीं है। वर्ग याद रखना, वर्ग वही होगा जिसके पास 90 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पे जो कोण थे उनकी आपस में कुछ बनी नहीं। ये किसी और ही डिग्री का कोण है लेकिन ये 90 का है, ये भी किसी और डिग्री का कोण लेकिन ये 90 का है। तो इसके संगत कोण ही आपस में बराबर नहीं, तो इसलिए हम कहेंगे ये समरूप भी नहीं है। ठीक है, समरूप भी नहीं है। पर अगर मैं भुजाओं की बात करूं, क्या भुजाएं समानुपाती हैं? यस मैम। ठीक है, अगर भुजाएं देखते तो जी हाँ बिल्कुल भुजाएं समानुपाती थी, लेकिन कोण देखे तो कोण बराबर नहीं थे, क्योंकि ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का नहीं। मुझे कैसे पता 90 डिग्री का? क्योंकि हमें पता है कि जहां ऐसा कोण बनता है उसका मतलब होता है 90 डिग्री, और यहाँ पे ऐसा नहीं बना है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ थ्योरम की जो आपको पता होनी चाहिए 6.2 को पढ़ने से पहले। नंबर 1, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। बिल्कुल ध्यान से इस थ्योरम को समझना, इसको ही कहते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर बेसिक समानुपाती प्रमेय, है ना। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? आधारभूत समानुपाती प्रमेय, ऐसा कहते हैं। यस मैम। और थेल्स थ्योरम भी इसको कहते हैं, है ना। थेल्स थ्योरम भी हम इसी को कहते हैं। क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, थेल्स थ्योरम को प्रूव करो। अभी के लिए प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव आपकी क्वेश्चन में है ही शायद, तब इसको प्रूव करेंगे। अभी के लिए बस थ्योरम याद रखो। तो थ्योरम ने कहा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर किसी एक, अभी जो मैं लाइन बनाऊंगी वो किसी एक भुजा के समांतर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने लाइन बनाई यहाँ पर। कैसे बनाई मैंने लाइन? यहाँ पर। अब ये जो, पहले इसको नाम दे देती हूँ, चलो फिर आप बताना कौन किसके समांतर। इसका नाम A B C E F। मुझे बताओ ये भुजा किसके समांतर है? मैम EF समांतर EF BC के समांतर है। ठीक है, EF जो है वो BC के समांतर है। कैसे बनी EF? बनी कैसे? तो वो यहाँ पे लिख रखा है कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, मैंने BC के समांतर बनाई है EF, तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी बची? AB और AC। इस मतलब मैंने, थ्योरम तो आपको आती है पर मैं चाहती हूँ कि जो शब्द लिखे हैं वो समझो। जो शब्द यहाँ लिखे हैं कंफ्यूज करने वाले, जो आपको नहीं समझ आ रहे होंगे उनको समझो। कि एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के समांतर, तो जिस भुजा के समांतर मैं बना रही हूँ वो BC भुजा है। ठीक है, BC भुजा के समांतर मैंने EF बनाया। EF कैसे बनी? तो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद किया तब जाके EF बनी। दो भुजाएं थी AB और AC, AB और AC को इस बिंदु पे मैंने प्रतिच्छेद किया, तब जाके मेरी एक नई रेखा मिली जिसका नाम EF है। तो ये EF क्या करेगी? ये अन्य दो भुजाएं, कौन थी वो अन्य दो भुजाएं?
उनका नाम बताओ। A, अन्य दो AB भुजा and जिसको कह रहे हैं ये ए बी और AC। ठीक है। क्या करेगी ये जो ई एफ है, ये इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देगी। जैसे कि ए बी भुजा है, अब ए बी को इसने अनुपात में विभाजित कर दिया। ए बी को कैसे ये विभाजित करेगी, जो ए ई है उसका जो अनुपात है ई बी के बराबर, ठीक है। और ए सी को कैसे करेगी, ये जो आपका ए एफ है वो हो जाएगा एफ सी के बराबर, और ये दोनों हो जाएंगे आपस में बराबर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी ना। अगर ई एफ ने ए ई और बी ई या फिर ए बी को मान लो ये 5:3 ऐसे इसको विभाजित किया है, तो ए सी को भी 5:3 ऐसे ही विभाजित करेगी सेम तरह से, ठीक है। इसलिए बीच में बराबर का निशान लगता है, इसलिए हम बीच में क्या करते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं, क्योंकि इनका अनुपात सेम हो। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि अगर आपको सवाल में दिया हो, क्वेश्चन में लिख रखा है साफ साफ शब्दों में कि ई एफ बी सी के समांतर है, तब इस थ्योरम का इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन अगर लिखा ही ना हो, ये चीज मेंशन ही ना की हो कि ई एफ बी सी के समांतर है, तो तब ये थ्योरम भी नहीं लगती। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। क्वेश्चन में हम देखेंगे हर बार कि ये चीज लिखी है क्या हमें लिखा है कि ये वाली रेखा इसके समांतर है, अगर है तब थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर लिखा ही ना हो तो इस थ्योरम का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, अलाउ ही नहीं करता हमें फिर कि हम इस थ्योरम को लगा सके, ठीक है। तो इसका ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहता है तो। और ये प्रमेय 6.1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको बुक में मिल जाएगी, ढूंढ लेना, ठीक है। वैसे आपको याद भी होगी ये, क्योंकि 6 चैप्टर इसी पे तो पूरा बेस्ड है ना। आगे बढ़े, यस मैम। बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं। यस मैम। बट इसको लिखना नहीं है ना, इसको लिखने मत बैठो, लिखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, टाइम बचेगा तो बाद में लिख लेना, ठीक है। चलो, अब इसी का उल्टा कर दिया। अब ये जो हमने प्रमेय पढ़ी अभी कि भाई अगर कोई रेखा समांतर है तो क्या करेगी, ये अनुपात में वो करेगी, भाग करेगी, सेम अनुपात में काट देगी। लेकिन थ्योरम 6.2 कहती है अगर एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये हो गया इसका रिवर्स, ये हो गया इसका उल्टा। अब आपको दिया नहीं है कि समांतर है, अब आपको क्या दिया है, अब आपको ये दिया है कि एक त्रिभुज था, उस त्रिभुज से हमने क्या किया, समांतर रेखा खींची, ठीक है। जैसे इसका नाम फिर से वही एबीसी लिख दिया, एबीसी लिख दिया, इसका नाम लिख दिया फिर से ई एफ। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने रेखा ही इस तरह से खींची है, रेखा को ही इस तरह से खींचा है कि भाई ये जो ई एफ है ये ए बी को और ए सी को सेम अनुपात में विभाजित कर रही है। रेखा समांतर नहीं है, ये चीज आपको दी नहीं है, आपको बस ये बोला है कि ई एफ ऐसी रेखा है जो ए बी को और ए सी को उसमें समान भाग में बांट रही है। तो हम समझ जाएंगे कि अगर ई एफ क्या कर सकती है, ए बी और AC को समान भागों में, भाग नहीं कहेंगे, समान अनुपात में अगर जो है वो काट सकती है, तो इट मींस ये पक्का, ये जो चीज है ये पक्का इसके समांतर होगी, ठीक है। तो ये होता है इसका उल्टा। पहले कह रहे थे कि रेखा ये समांतर है, समांतर है तो भाई सेम अनुपात में भाग करेगी, सेम अनुपात में बांट देगी। अब उसका उल्टा कह रहे हैं कि अगर रेखा ने सेम अनुपात में बांटा तो इसका मतलब वो तीसरी रेखा के समांतर होगी, ठीक है। इन दोनों में फर्क समझ आया? डाउट है तो पूछ लो। नो मैम। एक बार समझा दो। इसको एक बार और समझते हैं। पहले बताओ पीछे वाली चीज समझ आई थी? यस मैम। ठीक है, देखो तो पीछे ये कह रहे थे, देखो पीछे ये कह रहे थे कि एक त्रिभुज है, ठीक है। पीछे इन्होंने कहा कि भाई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में हमने ई एफ एक रेखा खींची, ठीक है। ई एफ क्या किया, एक रेखा खींची जो कि समांतर थी। कैसी थी? समांतर थी। किसके समांतर थी? तो इस रेखा के समांतर थी, ऐसे इन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था। अब ये कह रहे हैं कि अगर ई एफ
BC के समांतर है तो EF क्या करेगा, EF जो है वो AB को और AC को दो समान अनुपात में बांटेगा, दो नहीं समान अनुपात कह लो, ठीक है। AB को और AC को समान अनुपात में बांटेगा। अनुपात कैसे लिखते हैं, अनुपात लिखा जाता है ऐसे कि AE बटा BE और AF बटा FC ये क्या होंगे, ये बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि रेखा समांतर थी। समांतर रेखा ऐसा करती है, समांतर रेखा का काम ही ये है, किसी त्रिभुज में कोई रेखा तीसरी भुजा के समांतर है तो उन दो भुजाओं को जिसको जिसको ये छू रही है, जैसे कि इसने इस रेखा को छुआ और इस रेखा को छुआ, तो इस रेखा को ही क्या करेगी, ये समान अनुपात में बांटेगी। ये समझ आया, बताओ, इसको भी डाउट था अभी, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। अब आगे ये कह रहे हैं इसका उल्टा। यहाँ पे कह रहे थे रेखा समांतर है तो काटेगी, अब ये कह रहे हैं कि एक रेखा है EF नाम की जो क्या कर रही है, जो AB और AC को समान अनुपात में काट रही है। अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, ठीक है, जो EF कर रही थी, तो इसका मतलब ये EF तीसरी भुजा के समांतर होगी। पीछे वाली बात में कहा था कि समांतर है तो काटेगी, यहां कह रहे हैं काट रही है समान अनुपात में तो मतलब समांतर होगी किसकी, तीसरी भुजा की। तीसरी भुजा वो होती है जो इस रेखा को टच नहीं कर रही होती। तो EF ने AB को समान अनुपात में काटा, AC को समान अनुपात में काटा, तो ये किसके समांतर हो जाएगी, BC की। मतलब उसका उल्टा कहा, पीछे जो कह रहे थे उसका साफ उल्टा कहा, ठीक है। ये दोनों आपके काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए जो है वो ध्यान रखना है। आगे बढ़े, अभी करें कुछ क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, तो इससे पहले ये वाला उदाहरण भी लिख लो। देखो ये उदाहरण है, इसको हम समझेंगे नहीं हो क्या रहा है, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। यहां से बस एक चीज का निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष ये निकला कि अगर क्या हो, अगर जो है वो आपका त्रिभुज है और AB और AC को क्रमशः और समांतर, ठीक है। देखो ये जो आपको दे रखी है DE भुजा, ये क्या है, ये BC के समांतर है। DE किसके समांतर है, BC के। तो यहां से एक तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर DE समांतर है BC के तो वो AD बटा DB बराबर AE बटा EC करेगी। ये तो सभी को क्लियर है, ये तो हमने यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा दी। थेल्स थ्योरम कहता है कि DE पैरेलल रेखा है तो AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। ये क्लियर हुआ, बताओ कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा AC के। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज प्रूव करके हमें दी है, जिसका प्रूफ हम नहीं सीखेंगे, जिसको बस हम सीधा याद रखेंगे कि जब रेखा समांतर होती है तो वो एक और चीज करती है, AD बटा AB, ध्यान से देखना AD और AB कहाँ है, वो बराबर करती है किसके, AE बटा AC के, ठीक है, बराबर कर देती है। ये है इसका, ये वाली चीज तो थेल्स थ्योरम में है, ये तो आपको सब हर कोई बता देगा, लेकिन ये वाली चीज है सिर्फ और सिर्फ उदाहरण नंबर 1 में। तो यहां पर इसका मतलब है कि जो AD था, AD बटा AB करोगे, AD बटा AB करोगे तो वो बराबर होगा AE बटा AC के, ठीक है। AD बटा AE AB करोगे तो वो बराबर होगा AE बटा AC के। इसको भी लिख लो, इसको भी नोट कर लो कि ऊपर वाला हिस्सा पूरे हिस्से के बटे में जाए, बटे में अगर से भाग करेगा तो वो तब भी दूसरे वाले के बराबर होगा। क्या हो गया, कब कब जाएगा नहीं, कब का कब मतलब कब कब बराबर जाएगा, पता कैसे चलेगा कब हमको फर्स्ट वाला करना है कब सेकंड वाला करना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जांपल कोई सा। हाँ करेंगे, अभी इसके बाद करेंगे, ठीक है। तभी मैंने ये आपको बता दी चीज। अब आगे बढ़े, ये है थेल्स थ्योरम, इसको याद रखना है आपने थेल्स थ्योरम से, और इसको याद रखना है कि उदाहरण नंबर 1 में ये हमें प्रूव करके दिया था। देखो प्रूव करके दिया है तो मतलब सच में ऐसा होता है। पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिर जब अगला क्वेश्चन करेंगे तो ये काम आएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में ये काम आएगा। जो आप पूछ रहे हो ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 में काम आएगा, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अपनी बुक में देखो, क्योंकि यहाँ पे आपको शायद ना नजर आए, इसको मैं छोटा करूंगी क्योंकि मुझे लिखने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। बस इतना करूंगी कि भाई मुझसे पढ़ा जाए। तो आकृतियां आपको दे रखी है, पहला पार्ट मैं सिखा दूंगी, दूसरा आपने खुद करना, ये भी आपके लिए होमवर्क है। एक आपके लिए होमवर्क है 6.1 का, और दूसरा आपके लिए होमवर्क है 6.2 का, पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हम कर लेते हैं।
वैसे आपको आता ही होगा ये वाला, है ना, पर फिर भी सीख लो। ये एक त्रिभुज था और इस त्रिभुज से क्या हुआ, इन्होंने एक रेखा ऐसे ले गए जिसका नाम है डी। पहले नाम लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन में वो चीज दी है जो हमें चाहिए कि नहीं दी है। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपको लिख रखा है कि आकृति में डीई जो है वो बीसी के समांतर है। ये चीज हमें चाहिए होती है क्वेश्चन में। अगर ये चीज लिखी है अच्छी बात है, नहीं लिखी है तो फिर थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये चीज लिख रखी है कि जो डीई है वो बीसी के समांतर है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें दे रखा था ये, और यहाँ पे क्या लिखा था, नंबर 1 में ईसी, नंबर 1 पार्ट में ईसी निकालो, मतलब ये निकालो, और नंबर 2 पार्ट में एडी निकालो। तो पहले इनका लिख लेते हैं मेजरमेंट। ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, और ये है क्वेश्चन मार्क। पहले तो मुझे बताओ, अगर हम इसमें थ्योरम लगाएं, थेल्स थ्योरम लगाएं, आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगाएं, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं, बीपीटी का इस्तेमाल करें त्रिभुज एबीसी में। तो मुझे बताओ बीपीटी जब लगेगी तो किसका अनुपात किसके बराबर, कैसे कैसे, मतलब कैसे कैसे लिखूं? मैम एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी। ठीक है, एडी बटा डीबी बराबर है एई बटा ईसी के। ठीक है, बराबर है एई बटा ईसी के। तो ये कहती है थेल्स थ्योरम, ये कहती है हमारी आधारभूत समानुपाती प्रमेय कि अगर रेखा समांतर है तो वो क्या करेगी, अदर जो दोनों रेखाएं हैं उनको समान अनुपात में बांट देगी। तो उसने बांट दिया। अब वैल्यू भर दो, ज्यादा कुछ करना नहीं है, अब इसमें वैल्यू भर दो। पहले वैल्यू तो भरने दो। एडी है 1.5 तो 1.5 लिख दिया, डीबी है 3 तो 3 लिख दिया, एई है 1 और ईसी नहीं पता तो ईसी को ऐसे का ऐसा ही रहने दो। ठीक है, अब इसको करो जरा, भाग करो। 2 कैसे आया, 2 कहा आपने क्या? 3 5 15, 0.5। मैम यहाँ पर इसी की जगह एक्स आएगा। इसी लिख सकते हैं, एक्स लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, मैम 2 आएगा इसी। पहले तो रुको, कुछ गड़बड़ की क्या? मैम 15 दूनी 30। 1.5 बटा 3 ही था। अच्छा रुको रुको, ठीक है, 0.5 नहीं आए। अगर हम इसको 3 से काटे तो नहीं आएगा क्या? 3 5 से 15 ही तो होता है। मैम तो फिर 0.5 भी आ सकता है, ऐसी क्यों मतलब हो रहा है? वही तो मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ ना। कैसे भी कर लो मैम। मैम फिर 15 दूनी तो 0.5 नहीं आना चाहिए ना फिर। क्रॉस मल्टीप्लाई 30 कैसे होगा, पहले तो ये बताओ। पॉइंट टाइम 30 कैसे होगा? मैंने 1.5 है ना, उसका गुणा नहीं किया जाएगा। ठीक है, रुक जाओ। आप कह रहे हो कि ये होगा 30 अगर हम इसको ऐसे करें, और अगर हम इसको वैसे भी 2 ही आएगा। मेरा तरीका भी ठीक था, है ऐसे ही मुझे गलत कर दिया तुम लोगों ने। देखो, हमारे 3 नहीं, मैं अपने तरीके से करूंगी, मैं तो इसको काटूंगी। ठीक है, तो इसको इसका है 0.5, तो ये आ गया 0.5 बराबर 1/EC। ठीक है, अब मैं इसका दशमलव हटाऊंगी। आपने पहले दशमलव हटाया, लेकिन मैं अब अगर इसका दशमलव हटाऊं तो ये बन जाएगा 5/10 और ये हो जाएगा 1/EC। लेकिन हमें तो भाई EC की वैल्यू थोड़ी, 1/EC की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें तो EC अकेले की वैल्यू चाहिए ना। तो पहले इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 1/2 बराबर में आ जाएगा 1/EC। क्या आ जाएगा? 1/EC। अब जैसे आप कह रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसा भी कर सकते हो कि इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर एक और रूल भी याद कर सकते हो कि
कि अगर मुझे EC का मान निकालना है तो EC बटे के ऊपर होना चाहिए, मतलब मैं इसको उल्टा कर दूंगी। ठीक है, एक तो आपने जो आपने बताया अपना तरीका कि क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, वो भी ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरीके से भी याद रखना कि अगर हमें इस EC का मान चाहिए और EC बटे के नीचे है तो मैं क्या करूंगी, इसको बटे के ऊपर ले आऊंगी, मतलब इसका उल्टा कर दूंगी। तो अगर मैं इस वाले फ्रैक्शन का उल्टा कर रही हूं, अगर मैंने इस वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया तो मुझे इस वाले भिन्न को भी उल्टा करना पड़ेगा। 1/EC था, 1/EC का अगर मैंने EC बना दिया तो 1/2 का भी 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो EC आया वो कितने के बराबर आया, वो 2 सेंटीमीटर के बराबर आया। तो किसी भी तरह से करो, इसलिए मैंने आपको अलग तरीके से कराया क्योंकि आपका तरीका तो आपको आता ही है, और तरीके से भी सीखा करो, है ना। तो इसलिए EC यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम, नो मैम, इस क्वेश्चन नो मैम। ठीक है, तो इसको मिटाती हूँ फिर और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको पूछा है कि बताओ किसी त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। ठीक है, तो पहले बनाना पड़ेगा त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज बनाया नहीं है इन्होंने। तो PQR हमें इन्होंने कहा कि त्रिभुज है एक PQR नाम का, क्या करो उसमें जो है वो एक भुजा बनाओ PQ और PR पर, और उस भुजा का नाम रखो EF। ठीक है, जो जो इंफॉर्मेशन दी है वही करना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। तो इसका नाम दिया P, इसका नाम दिया Q, इसका नाम दिया R। फिर चेक किया PQ पर E कहा था तो मेरे PQ पर E ही है, और PR पर F कहा था तो PR पर F ही बिंदु है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि और बताओ निम्नलिखित में प्रत्येक परिस्थिति आपको दे रखी है, बताओ कि क्या EF QR के बराबर होगा। जो EF है क्या वो QR के बराबर होगा? तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम का रिवर्स लगेगा। थेल्स थ्योरम कहती थी अगर रेखाएं समांतर है ना, अगर रेखाएं समांतर हैं तो वो उसको समान अनुपात में बांटेगी। पर यहाँ पे आपको दिया नहीं है कि रेखा समांतर है, यही तो फर्क देखना होता है क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे बस इतना बोला है कि एक आपका PQR त्रिभुज है और क्या हो रहा है कि ऐसे ऐसे बिंदु खड़े हैं वहां पर, और आपको बल्कि आपसे पूछ रहे हैं कि क्या EF इसके पैरेलल है, क्या EF इसके पैरेलल है। तो हमें पता है अगर हम किसी तरह से साबित कर दें कि जो PE है और बटे में जो EQ है ये बराबर है PF बटा FR के, अगर हमने ये चीज प्रूव कर दी या ये चीज प्रूव हो गई तो हम कहेंगे हाँ EF जो है वो पैरेलल है। लेकिन अगर ये चीज बराबर नहीं आई तो हम कहेंगे नहीं ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर पैरेलल होता है, समांतर होता है तो समान अनुपात में बांटता है, लेकिन अगर समान अनुपात में नहीं बांट पाया तो समांतर नहीं होगा। पार्ट 1 कर लेते हैं, फिर बाकी देखते हैं। PE दे रखा है 3.9, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3.9। EQ दे रखा है 3 तो लिख दिया 3। ये दे रखा है 3.6 और ये दे रखा है 2.4। निकालो इनका अनुपात और बताओ बराबर आए कि नहीं आए। 13×3 = 39, ये आ जाएगा 1.3। और ये बताओ कितना आएगा 24 और 36? 4/3। कितना? 4/3। 12×3 = 36, 12×2 = 24। सिंपल तो था। तो ये आ गया ऐसा। क्या ये बराबर है? जी नहीं, ये बराबर नहीं है और ना ही बराबर हो सकते हैं। तो जब अनुपात बराबर नहीं आया पहले केस में, तो क्या पहले केस में EF QR के समांतर होगी, हाँ या ना? नो मैम। नहीं मैम, इतना धीरे क्यों बोल रहे हो, मतलब कॉन्फिडेंस से बोलो ना। नहीं होगी, दिख तो रहा है हमें कि इसमें क्या हुआ, जो PE बटा EQ और PF बटा FR निकाला वो बराबर आए ही नहीं। जब ये बराबर नहीं आए तो पहले केस में अगर पहले केस वाली वैल्यू भरें तो EF QR के समांतर नहीं है। बात कर लेते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में PE दे रखा है 4 और EQ दे रखा है 4.5, PF दे रखा है 8 और ये दे रखा है 9। क्या ये बराबर आएंगे इनके अनुपात? यस मैम। कैसे? मैम काटने के बाद काटो अब बताओ क्या आ रहा है बराबर। 8/9 ही आ रहा दोनों जगह पे। तो 8/9 कैसे आएगा? मैम PE और EQ हो गए 8/9 आ रहा है।
अगर आप इसके दशमलव को ऊपर भेज भी दो तो ये 40 होगा, ये 45। अच्छा ऐसा कैसा कर रहे हो, ठीक है। 5 से कट जाएगा ना फिर भी। मैम 5 हाँ, 40 5 आठे 45। ठीक है, तो ये बराबर आ गए। तो मतलब केस नंबर 2 में अनुपात बराबर है तो EF जो है वो QR के समांतर होगी। तो केस नंबर 2 में होगा यस। बात कर लेते हैं केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 में PQ है 1.28, PR है 2.56 बराबर 0.18 बटे में 0.36। इसको कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 128 बटा 256, क्योंकि इनके 0 आपस में कट जाएंगे, है ना। और ये आ जाएगा 18 बटा 36, क्योंकि इसके भी जो 0 आएंगे वो आपस में कट जाएंगे। मैम पहले माइनस करना होगा। माइनस का 9 मैम पूरा दे दिया है, PQ दे दिया है पूरा। फिर से बोलो बेटा। मैम इसने पूरा PQ दिया है पूरा। अच्छा PQ दिया है पूरा, देखते हैं 1 मिनट रुको। मैम पूरा उसमें का से पूरा हाफ PQ दिया है और PR दिया है। अच्छा PE माइनस कर देंगे PQ में से, रुको। तो EQ मिल जाएगा। PQ दिया है आपको पूरा, PQ तो हमें कहीं चाहिए नहीं था। तो PQ है आपका कितने के बराबर, 1.28 के बराबर। और PQ वाली लाइन पे कौन आता है, PE आता है। तो PE दे रखा है 0.18। ठीक है, तो हमने यहां से पहले तो क्या निकालना है, EQ। बताओ EQ कितना होगा। 128 माइनस 18। इसको माइनस करो, बताओ। 8 में से 8 गए 0। 1.1। ठीक है, तो अब PE कितना था, PE ऊपर है ना, तो PE आ गया 0.18, EQ नीचे था तो ये आ गया 1.10। उसी तरह से दूसरे केस में हमें दे रखा है PR दे रखा है 2.56। तो अगर PR इतना है और PF दे रखा है 0.36, तो इसकी मदद से पहले तो FR निकालो। FR निकालो, 6 में से 6 गए 0। देखो जरा, ऐसा है कुछ 2.2 बोलो। यस मैम। मैम ये मैम PF आ गया 0.36 और FR आ गया 2.2। अब करो इसको, कटेगा ये, आएगा बराबर कि नहीं आएगा। इसके वैसे भी 0 था लगा हुआ, तो 0 लगा ही लेते हैं क्योंकि वो कट जाएगा ना फिर। तो यहाँ बच जाएगा 18, यहाँ 11, यहाँ बच जाएगा 36, यहाँ 22। ग्यारह से काटेंगे तो बताओ यस मैम हो जाएगा। क्या आएगा। मैम 18/11। अच्छा 36 और 22 को काटा। 36 को 22 को काटते Yes, हैं तो ma'am. बच जाएगा 18/11। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर भी आ गया 18/11 और इधर भी आ गया 18/11। तो मतलब तीसरा केस अगर होता तो तीसरे केस में भी जो आपका ये EF है वो QR के समांतर हो जाती। ठीक है, तो पहला केस तो सभी को आ गया होगा। दूसरे और तीसरे में अगर किसी को डाउट है तो क्लास में रुको, मुझसे पूछो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है अभी आपको एक आधे नंबर में, तो इसमें गलती नहीं करनी है। स्पेशली तीसरे केस में डाउट है तो पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लिफ्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी कल हम इससे आगे जितने भी क्वेश्चन है 3 से लेकर के 10 तक उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितने भी हो पाएंगे उतने करेंगे। तो अभी के लिए क्लास को रखते हैं इतना ही। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। और जो होमवर्क दिया है उसको अच्छे से करके आना।